सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राममोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं डिटेल क्या है। और जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी और देखिए उद्देश्य क्या है। स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई थी। ये पहले क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था समाज सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाकर उनको शोषण से बचाना था। अब आंदोलन का प्रतीक क्या था? राजा बलि जो ब्राह्मण के आराध्य श्री राम का विरोधी था। ज्योतिबा फुले की उपाधि, मतलब इनकी उपाधि क्या थी? इनकी महात्मा की उपाधि थी ज्योतिबा फुले की। कभी पूछ लेता है कि ज्योतिबा फुले की जो है उपाधि क्या थी, तो वो थी महात्मा की उपाधि। अब बात करते हैं इनकी पुस्तक कितनी है। तो इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक है गुलामगिरी और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तकों से क्वेश्चन आता है। पहला पुस्तक इनका है गुलामगिरी और क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। और आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डिरोजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर राम गोपाल घोष। तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं क्या है। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो हेनरी विवियन डिरोजियो थे और ये हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक रहते हैं। यानी कि 1826 से 31 तक हिस्ट्री और इंग्लिश के ये क्या थे? शिक्षक रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कॉलेज के युवाओं को समानता, स्वतंत्रता तथा सत्यता के लिए प्रेरित किया था। इन्होंने हैंसपेरस तथा कलकत्ता लाइब्रेरी गजट नामक पत्र का संपादन किया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया गजट से भी संबंध रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आधुनिक सभ्यता का, यानी कि जो हेनरी विवियन डिरोजियो हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? कोलकाता सत्र 1886, कोलकाता सत्र 1906, लाहौर सत्र 1885 या फिर बॉम्बे सत्र 1889। तो यह जो घोषित किया गया था वो किया गया था कोलकाता सत्र, यानी कि जब उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता सत्र 1906। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? यानी कि पहली धातु क्या थी? लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी। तो जो भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी वो क्या थी? तांबा थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा। जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था गैर मृदभांड और एक था मृदभांड काल। एक क्या था? गैर मृदभांड था और एक क्या था? मृदभांड काल था। ठीक है। तो मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ होता है। यानी कि मृदभांड जो काल था उसी के ये नवपाषाण काल के अंत में आता है। उसी समय धातु जो तांबा था उसका प्रयोग किया गया था। इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृत कहा जाता है। यानी कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृत भी कहा जाता है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और बृहस्पति नदी, सरस्वती और सरयू, शतुद्री और बिपाशा या फिर गंगा नदी और यमुना नदी। तो ये जो है ऑप्शन या ब्रह्मवर्त किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं सरस्वती और बृहस्पति नदी के बीच के क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? रोपड़, दैमाबाद, धौलावीरा या फिर चनहुदड़ो। तो यह जो पाया गया था धौलावीरा में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी वो धौलावीरा स्थल पर पाई गई थी। धौलावीरा कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में है। और यह कहाँ का है? गुजरात राज्य का प्रमुख संदर्भ स्थल है। यह आपको ध्यान रखना है, प्रमुख संदर्भ स्थल है धौलावीरा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो जो कर्मकांडी वेद है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अथर्ववेद जो है इसको
कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। और इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल सॉरी ये यजुर्वेद है, न कि अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, गलती होगी क्षमा करिएगा। और इसके दो पार्ट थे, दो पार्ट कौन से होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। कभी आपसे पूछ ले कि शुक्ल यजुर्वेद किसका पार्ट है, तो यजुर्वेद का पार्ट है, और कृष्ण यजुर्वेद, इसके दो ही पार्ट थे। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें, कौन वेद पहले था, कौन वेद बाद में था, कौन सा वेद पहले उसके बाद था। तो एक याद रखिएगा, रस्य RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्रम से वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता था, संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट या फिर लाल बलुआ पत्थर। तो उस समय प्रयोग होता था लाल बलुआ पत्थर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसको आप, जो मथुरा कला शैली है, इसका जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ था। इस शैली के में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों के से संबंधित मूर्तियों का निर्माण, यानी कि जो ये मथुरा कला शैली है, ठीक है, इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखते हैं, लगता है कि अटेगा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जो है गुप्त काल में निर्मित हुए थे, न कि पाल वंश में। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, ये दोनों खिलजी वंश में नष्ट किए गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने जिस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था सबसे पहले, वो कौन थे, तो वो थे अहमद शाह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए शेर शाह सूरी को नहीं जाना जाता है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा गया था। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। तीसरा है नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, या फिर चौथा सभी शेर शाह सूरी द्वारा किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए इन्होंने नहीं शुरू किया गया था। सबसे पहले इसको किसने शुरू किया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर नूरजहां। तो कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की जो नींव रखी थी वो रखी थी जहांगीर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1526 में, 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था, यानी कि सत्ता खो दिया था, पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह या फिर मेदिनी राय। तो 1556 में दिल्ली के शासन को खोने वाला हेमू था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया, दिल्ली, फरगना, काबुल या फिर समरकंद। तो कहाँ ले जाया गया, ये ले जाया गया काबुल में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी और बी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था, फेडरल कोर्ट,
प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, ये प्रीवी ऐसे रहेगा, या फिर इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा था, वो था प्रीवी काउंसिल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप साथ में इंग्लैंड गए थे? अजीमुल्ला खां, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद्र रे, या फिर राजा राधाकांत देव। तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर एनी बेसेंट। तो यदि आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। और यदि पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय कौन थी, तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन को ज़रा समझ के करना। जब भी पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हैं सरोजिनी नायडू। डी ऑप्शन करेक्ट है। और यदि यही पूछ ले घुमा के क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह साराभाई को फांसी, कामागाटा मारू घटना, या फिर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो क्या था? कामागाटा मारू घटना थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र। जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र से संबंधित है और इसको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये